नमस्कार दोस्तों, आकाश कुमार ऑफिशियल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि हर एक वीडियो में जो है हर एक टॉपिक का जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रुप डी के यानी कि रेलवे के एग्ज़ाम में जितने भी अभी तक साइंस से प्रश्न पूछे गए हैं, बायोलॉजी से हर एक टॉपिक का जो है हर एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन सहित जो है हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है, जिससे आपका अच्छा से अच्छा प्रश्न जो है तैयार हो सके। तो दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक जो रहने वाला है आनुवंशिकी रहेगा। आज हम लोग का जो टॉपिक कौन सा रहेगा, 5वां नंबर टॉपिक है और आनुवंशिकी। क्या है? आनुवंशिकी। तो दोस्तों, इसके पहले के 4 टॉपिक जो है पढ़ाया जा चुका है, आप जाकर पीछे देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। प्रश्न पूछा गया आनुवंशिकी से, कह रहा है कि सही कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन दिया है कि X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 12 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन भी कह रहा है कि X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 22 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? कह रहा है कि X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं, जबकि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है दोस्तों कि X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, गुणसूत्रों की संख्या अगर बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होती है? 46 होती है। और जोड़े में बात करें दोस्तों तो 23 जोड़ा होता है, यानी कि X में भी वही होगा जितने शुक्राणु Y में होंगे, यानी कि X में भी 23 गुणसूत्र होते हैं और Y में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम लोग, यानी कि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु में भी 23 गुणसूत्र होते हैं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु में भी 23 गुण होते हैं और टोटल मिलाकर कितना होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ये देख रहे हैं प्रश्न RRB ग्रुप डी 2022 में सिर्फ सेकंड में पूछा गया था। तो आइए इस प्रश्न की जो है व्याख्या ज़रा देखते हैं। इस प्रश्न की अगर व्याख्या की बात करें तो देख सकते हैं, कहा गया है कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक छोटे मोटे धागे के रूप में क्या हो जाते हैं दोस्तों? अनेक छोटे मोटे धागे के रूप में क्या हो जाते हैं? थोड़ा सा 1 मिनट। तो चलिए भाई, देख सकते हैं इस प्रश्न की व्याख्या यहाँ पे क्या कहा गया है। कह रहा है हाँ तो भाई चलिए, कह रहा है कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक छोटे मोटे धागे के रूप में क्या हो जाते हैं? संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। मानव में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़े की बात कर दे तो 23 जोड़े और टोटल की बात कर दे तो 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्रों को ऑटोसोम्स कहा जाता है तथा 2 अन्य गुणसूत्रों को लिंग क्रोमोसोम XY कहा जाता है। क्लियर है भाई? चलिए, अगर इसमें कहे कि बालक के लिंग का निर्धारण किससे होता है तो याद रखेंगे नर से होता है। किससे होता है? नर से होता है। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न देख सकते हैं पूछा गया, ये भी RRB ग्रुप डी में, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भी हम लोग देखेंगे। आइए, कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि जीन की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। गुणसूत्र के माध्यम से, हार्मोन के माध्यम से, युग्मकों या एंजाइमों से।
तो दोस्तों याद रखिएगा गुणसूत्र जो है जीन जो होता है क्या, जीन जो होता है हार्मोनों की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हार्मोन्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया है कि जीन हार्मोनों की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। किसके माध्यम से? हार्मोनों के माध्यम से। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। अगर पूछ दिया जाए कि आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या होती है तो याद रखेंगे जीन होता है। जीन के कारण ही हमारे आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी होती है। जब जीन के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख सकते हैं। ये भी प्रश्न जो है दोस्तों ग्रुप डी में ही पूछा गया है। आप देख सकते हैं कैसे कैसे प्रश्न जो है ग्रुप डी में पूछा गया है। तो हर एक प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्लियर है भाई? चलिए, कहा गया है कि जब मेंडल ने मटर के पौधे में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला। यानी कि जब ग्रेगर जार मेंडल, अगर आनुवंशिकता की बात कर दे कि आनुवंशिकता के जनक कौन है तो ग्रेगर जार मेंडल हो जाएंगे। कौन? तो ग्रेगर जार मेंडल हैं आनुवंशिकता के जनक। तो उन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया तो याद रखेंगे मटर के पौधे पर प्रयोग किया। और जब प्रयोग कर रहे थे तो F2 पीढ़ी के पौधों के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला था, यही आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑप्शन में क्या गया है? 9:3:3:1, 9:3:2:2, 9:7 या 9:9:4:2:1। ये रेशियो में सारे रेशियो में है 9:3:3:1, 9:3:2:2, 9:7 या 9:7:2:1। ये भी देख सकते हैं ग्रुप डी में ये प्रश्न आया हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब ग्रेगर जार मेंडल मटर के पौधे पर प्रयोग कर रहे थे उनके वंशागति की, तो F2 पीढ़ी के पौधे के लिए जो फोटोनोइक अनुपात मिला था वह कौन सा मिला था? तो 9:3:3:1 मिला था। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 9:3:3:1 हो जाएगा। अगर इस प्रश्न की व्याख्या देख सकते हैं कहा गया कि मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज यानी डबल स्मॉल आर और डबल स्मॉल वाई से उत्पन्न पौधों का क्रॉस कराया। इसमें गोल तथा पीले बीज प्रभावी होते हैं। अतः P2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप अनुपात जो था 9:3:3:1 क्या था? 1 था। यहाँ पे ध्यान देंगे। उसके बाद प्राप्त हुआ तथा F2 पीढ़ी के पौधे का जीनोटाइप अनुपात जो है क्या था? तो 1:2:1:2 था। 4:2:1:2 प्राप्त हुए थे। यहाँ पे देख सकते हैं सारे रेशियो में है 1:1, 2:4:2, 1:1 रेशियो में प्राप्त हुए थे। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 9:3:3:1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न जो है ग्रुप डी में पूछा गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को PYQ को डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है देख सकते हैं RNA, DNA, प्रोटीन या एंजाइम। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो है कहा गया है क्या? कह रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो आनुवांशिक पदार्थ आपका DNA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DNA हो जाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं DNA या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA का पूरा नाम याद रखिएगा। यह कई बार जो है प्रश्न जो है पेपर में आ चुका है।
तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अणुओं का एक क्या है? समूह होता है जो माता पिता से वंशानुगत गुणों या आनुवांशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए जो होता है वंशानुगत, माता पिता का जो वंशानुगत गुण होता है उनको जो है संतान तक, संतान में क्या कर देता है? इसको ट्रांसफ़र कर देता है, यानी स्थानांतरित कर देता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। आगे कहा कि डीएनए की खोज दो वैज्ञानिकों, कौन कौन? डीएनए की खोज दो वैज्ञानिक कौन को कहते हैं? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में किया था। याद रखेंगे, डीएनए का खोज किए दो वैज्ञानिक किए थे। कौन कौन? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 ईस्वी में किया था। आगे बात करें तो इसकी खोज के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था दोस्तों? सम्मानित किया गया था। कब? 1962 ईस्वी में। किससे सम्मानित किया गया था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी डीएनए हो जाएगा। और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी देख सकते हैं, ये भी प्रश्न जो है आपको कहाँ पूछा गया है? तो ग्रुप डी में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है दोस्तों? ग्रुप डी। तो चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है ग्रुप डी में भी, ये भी प्रश्न आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और प्रश्न ये बहुत मज़ेदार है, देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक लंबे पौधे यानी कैपिटल टीटी और एक छोटे पौधे यानी स्मॉल टीटी के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का क्या कारण है? ऑप्शन है, देख सकते हैं, क्योंकि पौधे की लंबाई कैपिटल टी या स्मॉल टी द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन भी कह रहा है कि क्योंकि पौधे की लंबाई केवल स्मॉल टी द्वारा नियंत्रित होती है। सी कह रहा है कि क्योंकि पौधे की लंबाई टी और स्मॉल टी द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन डी कह रहा है क्योंकि पौधे की लंबाई केवल कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि एक लंबे पौधे यानी कैपिटल टी और एक छोटे पौधे स्मॉल टी के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप F1 संतति के सभी पौधे के लंबे होने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, लंबे होने का कारण यही है क्योंकि पौधे की लंबाई केवल कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित होती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे कि पौधे की लंबाई केवल कैपिटल टी द्वारा ही नियंत्रित होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देख सकते हैं ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा जा चुका है। क्लियर है भाई? तो चलिए आइए बढ़ते हैं अगले। लेकिन दोस्तों आप सबको पता है कि हर एक प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन हम लोग बिना देखे कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो आइए इस प्रश्न का भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या कहा गया है। कह रहा है कि एक लंबे पौधे यानी कैपिटल टीटी और एक छोटे पौधे स्मॉल टीटी के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कैपिटल F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का कारण है क्योंकि पौधे की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित होती है। पौधे की लंबाई किसके द्वारा नियंत्रित होती है दोस्तों? तो केवल कैपिटल टी द्वारा ही नियंत्रित होती है। इसको आप याद रखेंगे। और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आइए देखते हैं, ये भी पूछा गया आपको, ग्रुप डी में पूछा गया है। कह रहा है क्या? कह रहा है कि में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। किसमें? यानी कि किसमें लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है मानव मदाओं में, ऑप्शन बी है सांपों में, ऑप्शन सी है स्टारफिश में, ऑप्शन डी है मानव नरों में। दोस्तों याद रखिएगा कि मादाओं में जो है, मादाओं के लिंग गुणसूत्रों में जो है पूर्ण युग्म मौजूद होता है। मादाओं में, किसमें? मादाओं में पूर्ण युग्म होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा आंसर। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का व्याख्या भी देख लें। कह रहा है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं।
इनकी संख्या 22 जोड़ी होती है, परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो कभी भी पूर्ण जोड़े में नहीं होते। लिंग गुणसूत्र कभी भी पूर्ण जोड़े में नहीं होता है, इसको याद रखेंगे। तो स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है और स्त्रियों का जो गुणसूत्र होता है उसमें हमेशा जोड़ा में ही पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। और मनुष्य में नहीं पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। क्लियर है, युग्म होता है। तथा दोनों एक्स कहलाते हैं, यानी कि मादाओं में जो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, दोनों कौन कौन सा मादाओं में दोस्तों, दोनों डबल एक्स होता है। क्लियर है, इसको याद रखिएगा। पुरुष में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता, जिसमें एक गुणसूत्र क्या होता है दोस्तों, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का होता है। और थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके, चलिए पूरा इसको ज़रा देख लेते हैं। कह रहा है क्या कि पुरुष में यह जोड़ा परिपूर्ण नहीं होता, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्य में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे कि इस प्रकार देख सकते हैं। महिलाओं में यानी स्त्रियों में एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुषों में जो है एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। यह भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे। और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, ग्रुप डी में ये भी आया हुआ है। आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। दोस्तों आ गया प्रश्न, आनुवांशिकी का जनक कौन है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है चार्ल्स रॉबर्ट, डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेम्स वाटसन, ग्रेगर जॉन मेंडल। दोस्तों याद रखेंगे तो आनुवांशिकी का जनक यानी पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। यह प्रश्न 2022 में देख सकते हैं पूछा गया है, तो इसलिए हर एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो याद रखेंगे आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। और किस पर प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। क्लियर है भाई। चलो, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि मेंडल ने ही सबसे पहले आनुवांशिकी के नियमों की खोज की थी। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया गया। मेंडल ने किस पर प्रयोग किया गया था दोस्तों, किस पर प्रयोग किए थे, तो मटर के पौधे पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किया था। और आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र, और थोड़ा सा बैक में, चलिए भाई अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य मानव कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं बता देना है आपको। यानी कि सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, यही आपको बताना है कि 46 गुणसूत्र होते हैं या 44 होते हैं या 23 होते हैं या 22 होते हैं। तो अभी आपको बताया गया है कि गुणसूत्र जो होते हैं टोटल 46 होते हैं और कितने जोड़े में होते हैं दोस्तों, 23 जोड़े में होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी 23 गुणसूत्र हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आइए इस प्रश्न का सलूशन देखिए। कह रहा है कि मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में 23 होते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। उसके बाद जो है हमारे आनुवांशिकी, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। तो 23 गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। और आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी ग्रुप डी में आया हुआ है, देख सकते हैं कैसे कैसे प्रश्न जो है आ रहा है। कहा गया है कि जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन एक आ रहा है क्या,
कह रहा है कि ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि ये डीएनए के खंड हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि जीनों के लक्षणों का जो नीचे उल्लेख जितना दिया गया है, जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है क्या? इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको आप याद रखिएगा। ना ही डीएनए का खंडन होता है, ये प्रोटीन लक्षणों को ना ही नियंत्रित करते हैं, प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, नहीं होता है, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको आप याद रखेंगे। देखिए कहा गया है कि जीनों के लक्षण ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ये डीएनए के खंड हैं और प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, इसको आप याद रखिएगा। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। क्लियर है भाई? चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखेंगे इस वीडियो का। कह रहा है कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है देख सकते हैं, कहा गया है कि शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा। ऑप्शन बी कह रहा है कि शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा। ऑप्शन सी कह रहा है कि शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों और माता पिता की आहार संबंधी आदतों के द्वारा। ऑप्शन डी कह रहा है कि डिंब में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा होता है, इसको आप याद रखेंगे। और आइए इस प्रश्न की व्याख्या जरा हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में कहा गया है कि व्यक्ति के लिंग का निर्धारण शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा होता है। मानव लिंग निर्धारण के लिए XY गुणसूत्रों का अनुसरण करता है। पुरुष में X और Y गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिलाओं में दोनों गुणसूत्र XX होते हैं। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों कि फीमेल में यानी महिला में कौन से गुणसूत्र पाया जाता है? तो XX गुणसूत्र पाया जाता है। अगर वहीं मेल की बात कर दे, आदमी की नर की बात कर दे दोस्तों, तो वहाँ पर जो है उनका XY गुणसूत्र पाया जाता है। फीमेल को मादा बोलते हैं, इसको आप याद रखेंगे, और मेल को जो है क्या बोलते हैं दोस्तों? नर बोलते हैं। क्लियर है? और टोटल गुणसूत्रों की बात करते हैं दोस्तों 46 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 46 जोड़े होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। 46 होते हैं और जोड़े में बात कर दे तो 23 होते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए है तो। हर एक प्रश्न को इसी प्रकार जो है डेली के डेली जो है एक टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए कल मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अगले क्वेश्चन के साथ।